जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू विद्या अभियान। आप सभी का स्वागत है विद्या अभियान के परिवार में। तो हम पढ़ रहे थे इसमें कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान ना। भौतिक विज्ञान में आपको मैं 6 पार्ट बता दिया था। 6 पार्ट करके आपको पहले चैप्टर का सारा वीडियो प्रोवाइड करा दिया हूँ। अब ये आज का अंतिम वीडियो है। ये आज के बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो इस चैप्टर ख़त्म होने के बाद जो है ना, न्यूमेरिकल सवाल बचेगा, यानी आंकिक प्रश्न। तो आंकिक प्रश्न को हम लास्ट में हल करवाएंगे। जब थोड़ी परीक्षा नज़दीक आएगा ना, अक्टूबर नवंबर में, उस टाइम लाइव आएंगे ना, तो उस टाइम आपको सवाल हल करना सिखाएंगे कि सवाल कैसे हल होता है। तो आप इसके बाद आप जो कमेंट करेंगे, या तो केमिस्ट्री या तो बायोलॉजी, या फिर से कहेंगे तो फिर से मैं मैथ ही स्टार्ट कर सकता हूँ। तो जो कहेंगे वो मैं चालू करूँगा। आई बात समझ नहीं समझ आई? तो ऐसे ही आप विद्या अभियान परिवार के साथ जुड़े रहें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। इसमें हम पढ़ रहे थे दर्पण। दर्पण संबंधित सारी बातें पढ़ लिया था। केवल 2 बातें बच गई थी। एक आवर्धन बच गया था, यानी आवर्धन क्षमता, और दूसरा दर्पण सूत्र, यानी कि 1/u बराबर 1/v प्लस 1/u। अब इन दोनों को पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आई बात समझ नहीं समझेगी? तो चलिए आज इसको पूरी तरह से ख़त्म ही कर लेते हैं। तो आज वीडियो को पूरी तरह से देखिए, और इसमें से ना कम से कम 4 नंबर का सवाल तो आएगा ही आएगा। मात्र इसी वीडियो से कम 4 नंबर का सवाल हर बार आता है, और इस बार भी 4 नंबर का सवाल आने की संभावनाएं हैं, पूरी की पूरी संभावनाएं हैं। तो जो आप 2027 का पेपर देने जा रहे हैं ना, उसमें भी ये 4 नंबर का सवाल आना ही आना है, तय है। तो इसके लिए हम चलते हैं। पढ़ का रहे थे कक्षा 10 का विज्ञान पढ़ रहे थे ना। विज्ञान में भौतिक विज्ञान, यानी जिस प्रकाश का नाम था प्रकाश का, सॉरी, चैप्टर का नाम था प्रकाश का अपवर्तन। तो उस अपवर्तन में हमसे सारी की सारी घटनाएं पढ़ते आ रहे थे कि प्रकाश क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार का दर्पण होता है, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये सब कुछ आपको मैं बता चुका हूँ। तो चलिए इसके आगे चलते हैं और आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं हम। आगे है क्या, इसका अगला टॉपिक है ना, रेखीय आवर्धन का ये रेखीय आवर्धन का ये आवर्धन क्षमता का ये बात एक ही है। आवर्धन मैग्निफिकेशन इसका इंग्लिश होता है, और इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। आवर्धन होता क्या है? आवर्धन किसे कहेंगे? प्रतिबिंब की लंबाई। आवर्धन किसे कहेंगे? ध्यान से सुनिए। आवर्धन किसे कहते हैं? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही कहा जाता है आवर्धन। आवर्धन किसे कहेंगे? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को कहा जाता है आवर्धन। ध्यान से हमारी बात सुनिए, किसे कहेंगे? आवर्धन। प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को, वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, या आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन कहते हैं। ये हर साल एग्जाम में 2 नंबर का सवाल बनता है कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहेंगे? आवर्धन कहेंगे। बात समझाइए। आवर्धन बराबर क्या होता है? आवर्धन बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, और बटे में हो जाएगा वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई। आई बात समझे? प्रतिबिंब की लंबाई को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इमेज, और वस्तु की लंबाई को U से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट। आवर्धन को यम से, तो यम बराबर क्या हो जाएगा? I/O। आई बात समझे? और m बराबर ये भी होता है, m बराबर, इसी को दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बटे में दर्पण से वस्तु की दूरी। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v/, दर्पण से वस्तु की दूरी u, और ये हमेशा वस्तु की दूरी माइनस में होती है, तो माइनस ऊपर लगा देते हैं। आई बात समझ? तो यम बराबर ये भी होता है v/u।
या इन दोनों को एक साथ मिला देंगे तो m बराबर हो जाएगा I अपान O बराबर माइनस भी अपान यू। आई बात समझे कि नहीं समझ आई? या केवल इन दोनों को भी एक साथ लिख सकते हैं कि I अपान O बराबर माइनस भी अपान यू। ये बात पूरी समझ आएगी नहीं समझ आएगी? किसे कहेंगे? आवर्धन। प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई के अनुपात को कहा जाता है आवर्धन। या इसी को दूसरे शब्दों में हम कहें तो ये कह सकते हैं कि दर्पण से प्रतिबिंब की लंबाई और बटे में दर्पण से वस्तु की लंबाई, या दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बटे में दर्पण से वस्तु की दूरी, इसी को कहा जाता है आवर्धन। बात समझ नहीं समझे? तो ये था आवर्धन का परिभाषा और ये है आवर्धन के फार्मूले, और इन्हीं पर आधारित सवाल आते हैं तो सवाल हल कर लेंगे। बात समझे नहीं समझे? तो जल्दी से लिखिए, मिटा करके हम इसके आगे की बात बताएं। देखिए आगे देखिए, यदि आपसे पूछा जाए ना कि इसका मात्रक क्या होता है, आवर्धन का मात्रक पूछे तो क्या बताएंगे आप? आवर्धन का मात्रक आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? आवर्धन का मात्रक। तो देखिए आवर्धन का मात्रक क्या होता है, ऊपर है, ऊपर क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई और नीचे भी है वस्तु की लंबाई। ऊपर प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई, तो ऊपर भी लंबाई और नीचे भी लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर और नीचे भी लंबाई का मात्रक मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा यानी कि मात्रक कुछ भी नहीं बचेगा। तो हम लिखेंगे ना कि आवर्धन मात्रक हीन राशि है। तो नोट करके लिखिए, नोट NOT, नोट लिखना है कि आवर्धन जो है, आवर्धन बीमाहीन राशि है। बात समझिए नहीं समझिए? आवर्धन क्या है? बीमाहीन राशि है, यानी कि हम कह सकते हैं कि आवर्धन का बीमा नहीं होता। बात समझ आई? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बात समझ नहीं समझ आई? अब बात ध्यान से सुनिए हमारी। अब मत देखिए यहाँ पर, यदि मान लीजिए ना कि है जो यम का मान है, यम का मान यदि धनात्मक आ जाए, यानी कि आवर्धन क्षमता निकालेंगे और यम का मान धनात्मक आ रहा है तो क्या कहेंगे? जब यम का मान धनात्मक आएगा ना तो कहेंगे ना कि वस्तु जो है ना, काल्पनिक वस्तु, वस्तु जो है ना, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? काल्पनिक। वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा? काल्पनिक। जब यम का मान यानी कि आवर्धन क्षमता धनात्मक होगा तब। जब यम का मान धनात्मक होगा तो कहेंगे कि प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। बात समझिए कि नहीं समझिए? दूसरा बात समझिए, जब यम का मान लीजिए कि ऋणात्मक आ जाए, यम का मान जो है ऋणात्मक आ जाए तो क्या कहेंगे? जब यम का मान ऋणात्मक होगा ना तो उस टाइम प्रतिबिंब कैसा होगा? काल्पनिक ना होकर के वास्तविक हो जाएगा। आई बात समझे? जब यम का मान यानी कि आवर्धन जब ऋणात्मक आएगा ना तो उस टाइम प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक। काल्पनिक नहीं, वास्तविक। जब धनात्मक होता है तब काल्पनिक और जब ऋणात्मक होगा तब वास्तविक। इस टाइम कैसा हो जाएगा? प्रतिबिंब वास्तविक होगा। वास्तविक होगा। बात समझ आएगी नहीं समझ आएगी? तो ये था प्रतिबिंब की विशेषताएं, ये था प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब अच्छे से समझ आया आपको? ये सब कुछ समझ आएगा नहीं समझ आया? आवर्धन क्या होता है? तो आवर्धन यदि समझ आ गया तो चलिए अब चलते हैं, लास्ट टॉपिक है दर्पण सूत्र। अब दर्पण सूत्र हल कर लेंगे तो हमारे चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो वीडियो को एक बार लाइक करिए, कमेंट करिए कैसा लगा आपको, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ना, क्योंकि ये जो आपका चैनल है ना जिस पर आप देख रहे हैं ये आप ही का चैनल है और ये अभी बहुत छोटा है, तो इसे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इसे प्लीज़ सपोर्ट दें अपना और दूसरों को भी शेयर करें। आई बात समझें? चलिए आगे चलते हैं।
अब हम बात करते हैं दर्पण सूत्र की। दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र, आई बात समझे? हेडिंग बना लीजिए दर्पण सूत्र। अब ये दर्पण सूत्र हल करने के लिए ना हम बनाते हैं कोई दर्पण। ये है हमारे पास दर्पण, ठीक। ये है हमारे पास दर्पण और ये हो गया मुख्य अक्ष और ये है इसका ध्रुव P, ये फोकस दूरी ऑफ और ये इसका केंद्र। आई बात समझे? यहाँ तक बात समझे नहीं समझे? यहाँ तक कोई दिक्कत? यदि यहाँ तक दिक्कत नहीं है, आगे देखिए। 1 मिनट रुकिए, थोड़ी सी प्यास लगी, पानी पी लें तो आगे बता रहे हैं। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे दर्पण सूत्र ना। आज थोड़ी गर्मी ज़्यादा है ना, तो प्यास बहुत काफ़ी लग रही है, उमस बहुत काफ़ी है आज। चलिए, पर कोई बात नहीं, हम लोग को पढ़ना है तो पढ़ते रहेंगे। पढ़ रहे थे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र में ये हो गया हमारे पास दर्पण और ये दर्पण का ये हो गया मुख्य अक्ष और यह हमारा फोकस हो गया, ये है वक्रता केंद्र। यहाँ तक बात समझ आई? यहाँ तक बात समझ आई तो आगे देखिए। अब हम ना कोई वस्तु रख करके उसका प्रतिबिंब बना लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई वस्तु है और ये कोई वस्तु है, तो प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे? ध्यान से सुनिए। इससे आने वाले प्रकाश किरण, जो इससे आने वाले प्रकाश किरण है, मुख्य अक्ष के समांतर होगी। ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर होगी और जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, परावर्तन के पश्चात फोकस हो कैसे चली जाती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस होकर निकल जाती है ना। अब ध्यान से सुनिए, जैसे जैसे मैं चित्र बना हो रहा हूँ वैसे वैसे आप भी बनाइएगा, बड़ी अच्छे से समझ आएगा। और दूसरे प्रकाश किरण को हम लेते हैं ऐसे फोकस से, दूसरे फोकस से लेके जाते हैं, थोड़ी नीचे हो गई। तो जब प्रकाश किरण फोकस से ऐसे जाएगा, फोकस से जाएगा तो क्या होगा? ध्यान से बात समझिएगा। परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे हो जाएगा ना, और यहाँ पर एक दूसरे को कट करेगा, वही बनेगा प्रतिबिंब। मान लेते हैं एक वस्तु की लंबाई यदि ए और बी है, तो प्रतिबिंब बनेगा ए डैश और बी डैश ना। आई बात समझ नहीं समझ आई? पूरी बात समझ आई? यहाँ तक बात समझ आई ना? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? फिलहाल होनी तो नहीं चाहिए कोई दिक्कत। एक प्रकाश किरण हमने लिया जो परावर्तित होकर के फोकस से निकल गई और दूसरी प्रकाश किरण हमने लिया ऐसे फोकस से जो परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। यही है ना नियम? आई बात समझे? यही पढ़े हैं ना। प्रतिबिंब बनाने का नियम, 4 नियम बताया था। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तित होकर के फोकस से निकल जाती है, और कोई प्रकाश किरण यदि फोकस से आती है तो परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा ये था कि कोई प्रकाश किरण यदि वक्रता केंद्र से आता है तो परावर्तित होकर फिर पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाता है। चौथा ये था कि कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर जितने डिग्री कोण पर आता है, परावर्तित होकर उतने ही डिग्री कोण पर वापस चला जाता है। यही 4 नियम आपको बताया था, तो उन्हीं में से 2 नियमों को लेकर के मैंने बना लिया। अब देखिए, ध्यान से बात सुनिए। ऐसा करते हैं ना, देखिए इसका हम नाम रख देते हैं, यहाँ पर नाम यम रख देते हैं और यहाँ पर नाम य रख देते हैं। अब बात ध्यान से हमारी सुनिएगा, एक एक करके। यदि बात में थोड़ी सी भी इग्नोर करेंगे ना, इधर उधर ध्यान भटका आपका, तो बात नहीं समझ आएगी। तो बात को ध्यान से समझिए और बातों को ध्यान से सुनिए। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ ना, है जो है ना सीधा होगा। सीधा यदि नहीं आपको समझ आ रहा है तो ऐसे करके ना, ऐसे करके डाट 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 करके हम एक लाइन बना देते हैं यहाँ तक, और यहाँ पे जहाँ कट कर रहा है वहाँ पर मान लेते हैं बिंदु Q। बात समझ आई? बात यहाँ तक समझ आई कि नहीं समझ आई? यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब बात हमारे ध्यान से सुनिएगा। आप कक्षा 9 में पढ़ के आए होंगे समरूपता का नियम। समरूपता का नियम पढ़ के आए हैं? समरूपता का मतलब क्या होता है? जैसे समझिए ना कि 2 त्रिभुज हम ले लें, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, और इसका नाम रख दें ABC। इसका नाम रख देते हैं MNO। और यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप कब होंगे? बात ध्यान से सुनिएगा, जब इसके 2 कोण बराबर हो जाए, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाए, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाए, तो तीसरा हाई कोण ऑटोमेटिक इसके बराबर हो जाएगा। और जब बराबर हो जाएगा ना, तो संगत भुजाओं का अनुपात जो है बराबर होता है। संगत भुजा किसे कहते हैं? यदि ये वाली भुजा है तो इसके संगत ये भुजा होगी, क्योंकि इस वाले कोण के सामने ये भुजा और इस वाले कोण के सामने जो कोण समान है ना, उनके सामने भुजाओं का अनुपात भी समान होगा। जैसे इस कोण के सामने की ये भुजा, इस कोण के सामने की भुजा ये, दोनों आपस में अनुपात बराबर होगा। इस कोण के सामने ये भुजा, इस कोण के सामने ये, इसका अनुपात बराबर। अनुपात कैसे समझिए कि
इसका ए बी भुजा और बटे में इसका एम एन बराबर होगा इसका बी सी भुजा बटे में इसका एन ओ और ये बराबर होगा इसका ए सी भुजा और इसका एम ओ। ये सब आपस में बराबर होते हैं, यही है समरूपता का नियम। समरूप कहने का मतलब ना कि दोनों का मान बराबर नहीं लेकिन दोनों एक जैसे दिख रहे हों। एक समरूप, सम का मतलब होता है समान और रूप का मतलब जैसे, एक जैसे दिख रहे हों। बात समझे इसमें, दोनों के रूप एक ही जैसे हो तो उसी को कहेंगे समरूप। आए बात समझिए, समरूपता का नियम पढ़ के आए हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ तक बात समझ आई तो अब हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कैसे इसको सिद्ध किया जाता है। ध्यान से मेरी बात को समझते रहिएगा। जैसे देखिए अब यहाँ पर ना मैं बात कर रहा हूँ त्रिभुज। देखिए यहाँ पर मैं दो त्रिभुज लेने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक त्रिभुज ले रहा हूँ ए बी और एफ, ये वाला त्रिभुज, ये वाला ध्यान से देखिएगा, ये वाला त्रिभुज, ये वाला। और एक दूसरा त्रिभुज लूँगा ना, ये वाला, ये इसके सामने ये वाला ऐसे त्रिभुज दिख रहा है ना, तो ए बी और एफ और दूसरा त्रिभुज क्या होगा एन क्यू और एफ। तो त्रिभुज ए बी और एफ और त्रिभुज एन क्यू और एफ, एन क्यू एफ में, यहाँ तक बात समझ आई। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर दोनों में मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ ना कि कोण बी ए एफ, कोण बी ए एफ बराबर होगा कोण किसके, एन क्यू एफ के, एन क्यू एफ के। ये दोनों कोण बराबर कैसे होंगे, मैं किसका नाम लिया, इस वाले कोण का नाम लिया और इस वाले कोण का नाम लिया। ये दोनों बराबर क्यों होंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर लंब, ये मुख्य अक्ष पर लंब है ना, दोनों इस मुख्य अक्ष पर लंब हैं। और जब दोनों मुख्य अक्ष पर लंब होंगे तो लंब का मतलब कि दोनों प्रत्येक 90 कोण के होंगे ना, दोनों समकोण हैं, दोनों लंब हैं, यानी कि दोनों 90 डिग्री के हैं। क्यों बराबर हैं यह रीजन भी बताना पड़ेगा। आई बात समझ नहीं समझ आई, यहाँ तक बात समझ आई, बात यहाँ तक समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही है। जब यहाँ तक बात समझ आ रही है आगे चलिए, आगे क्या कर रहा है, आगे देखिए कोण, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, मैं बात कर रहा हूँ ना कि कोण ए एफ बी, कोण ए एफ बी ये बराबर होगा ए एफ बी, हाई कोणवा जो है ना इस वाले कोण के बराबर होगा। ऐसा क्यों बराबर होगा, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण होंगे। क्यों, क्योंकि जब दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को काटती है ना तो हाई कोण आपस में बराबर होता है। ये वाला कोणवा ये वाले कोणवा के आपस में बराबर होता है। क्यों बराबर होता है, क्योंकि ये दोनों हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो देखिए एक दूसरे को, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा एक दूसरे को काट रही है। ध्यान से बात सुनिए हमारी, देखिए हाई वाला कोण हो गया, देखिए बात हमारे ध्यान से सुनिएगा, ये वाली रेखा जा रही है, ये वाली रेखा दोनों मिल रही है और ये वाली रेखा दोनों मिल रही है, तो दोनों में एक दूसरे को काट रही है ना, तो इनका कोण बराबर होगा कि नहीं, कोण बराबर होगा। तो किसके बराबर होगा, एन एफ क्यू के, एन कोण एन एफ क्यू के, ये दोनों कोण बराबर होंगे कि नहीं बराबर होंगे। और क्यों बराबर होंगे, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण लिख देंगे, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, रीजन साथ साथ लिखते चलेंगे। यहाँ तक बात समझ आई, यहाँ तक बात समझेंगे सही। जब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण तो किसी भी, अभी बताया ना कि जब किसी भी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो ऑटोमेटिक तीसरा कोण बराबर हो ही जाता है। और जब तीनों कोण बराबर हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। और जब समरूप हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि भुजाओं का अनुपात जो है बराबर है। बात समझ आई, समझ आई, यहाँ तक बात समझ आई। आज बहुत काफ़ी गर्मी है, इतनी गर्मी में मेहनत करना पड़ा है। देखिए पढ़ाई करिए आप लोग भी मन से और वीडियो को थोड़ी शेयर करिए। देखिए यहाँ पर ये दोनों कोण बराबर हो गए ना, तो हम कह रहे हैं ना कि त्रिभुज जो है ए बी और एफ समरूप होगा त्रिभुज एन क्यू और एफ के, एन क्यू और एफ के समरूप होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं समझ आई, ये दोनों समरूप होंगे ना। समरूपता का नियम यही कहता है ना कि किसी भी दो आकृतियां हैं या दो त्रिभुज हैं, उन दोनों के यदि दो कोण बराबर हो जाएं तो दो कोण बराबर होने के बाद तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होता है। और जब तीसरा बराबर हो जाएगा तो यानी कि भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। बात समझ आई नहीं समझ आई, यही ना हम पढ़े हैं समरूपता के नियम में। आगे देखिए
हम कह कर रहे हैं समरूपता, इसका अनुपात ए और बी बटे में है, क्या हो जाएगा एन क्यू, और ये बराबर है किसके, ए एफ बटे में एफ क्यू या क्यू एफ के, यही बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा। और इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। यहाँ तक बात समझ आई। अब देखिए, अब हम बात करते हैं दूसरे। देखिए, इस वाले त्रिभुज की तो बात हो गई। अब हम बात करते हैं ना इसका और इसका बात हो गई। अब हम बात करते हैं इस वाले का और इस वाले का। इन दोनों त्रिभुजों की बात करते हैं, मिटा देते हैं इसमें से। देखिए, इन दोनों की बात करते हैं, तो हम बात किसकी करेंगे, एम पी एफ त्रिभुज एम पी एफ तथा, और लिख देते हैं, और त्रिभुज देखिए ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ में। आई बात समझे। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना कि बी डैश ए डैश और एफ, कोण बी डैश ए डैश एफ ये बराबर होगा, हाई वाला कोणवा बराबर होगा हाई वाले कोणवा के, यानी कि कोण एम क्यू और एफ के, कोण एम क्यू और एफ के, ये बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों मुख्य अक्ष पर लंब हैं। मुख्य अक्ष पर जब लंब होता है तो होगा कितने का, 90 डिग्री का या 90 अंश का। तो दोनों कितने डिग्री के हैं, दोनों हैं 90 डिग्री के। अब आगे देखिए, जैसे ऊपर वाले में किया है ना, वैसे ठीक काम नीचे वाले में भी करेंगे। तो नीचे देखिए ध्यान से, इसका ये वाला कोण और इसके ये वाले कोण के बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा। और क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो ध्यान से देखिए, मैं कह रहा हूँ कि कोण किसकी बात कर रहा हूँ, ए डैश एफ और बी डैश की, ए डैश एफ और बी डैश बराबर होगा किसके बराबर होगा, एम एफ और पी के, कोण एम एफ और पी के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण शीर्षाभिमुख कोण होगा ना। बात समझ आई इसमें, बराबर क्यों होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ तक बात समझ आई। जब यहाँ तक बात समझ आई तो इसको भी, जब दो कोण किसी भी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज समरूप होगा, क्योंकि तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर होगा। और जब त्रिभुज समरूप होगा तो हम कह सकते हैं कि भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। बात हमारी समझ आई समझ। कोई भी दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं यानी इसका मतलब ये होता है कि भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो हल करते हैं। देखिए, हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं ना कि त्रिभुज एम पी और एफ समरूप होगा। ये समरूपता का चिन्ह है, समरूप होगा। त्रिभुज ये लिखे हैं ना, ए डैश बी डैश और एफ के समरूप होगा ना। आज जब समरूप होगा तो इसके भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। भुजाओं का अनुपात क्या होगा, देखिए ये एम क्यू बटे में, ये एम क्यू है ना, इस एम क्यू को बटे में हम लिख देते हैं, हाई वाला भुजा लिए थे ए डैश बी डैश, और ये बराबर होगा किसके, ये है क्यू एफ और बटे में ये वाला ए डैश और एफ होगा, ए डैश एफ, इसके बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा। अब हम देखिए इसको कर रहे हैं, इसका मान थोड़ी बदल रहे हैं। इसका मान हम ऐसे कर लिखते हैं, इधर हम लिख देते हैं बदल करके। तो इसको हम बदलेंगे तो एम क्यू को क्या ले सकते हैं, देखिए ये एम क्यू है ना, इसको सीधे इधर लेके आए तो इसको ए बी के बराबर ले सकते हैं, क्योंकि दोनों समांतर रेखाएं हैं और दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है। तो हम एम क्यू को लिख देते हैं ए बी और बटे में ए डैश बी डैश है ना, तो इस ए डैश बी डैश को इधर बराबर बराबर लग जाए तो इधर क्या मिला, एन क्यू मिला ना। तो इसको हम लिख सकते हैं एन क्यू, और ये बराबर है किसके बराबर होगा, क्यू एफ बटे में ए डैश एफ के। बात समझ। और इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ये था हमारा समीकरण नंबर 1 और ये है हमारा समीकरण नंबर 2। दो समीकरण मिल गया ना। अब इन दोनों समीकरणों की सहायता से मैं आपको फार्मूला सिद्ध करके दिखा रहा हूँ। देखिए कैसे। यहाँ तक बात समझिए कि समझिए, यहाँ तक बात पूरी समझ आई ना। तो ये मिला हमें पहला समीकरण और ये मिला दूसरा समीकरण। करना क्या था, हमें दर्पण सूत्र ज्ञात करना था। तो हमने बनाया एक दर्पण
और उस दर्पण में कोई वस्तु लेकर के उसका प्रतिबिंब बनाया। आई बात समझ में? अब इसमें 2-2 अलग-अलग त्रिभुज लेकर के उन दोनों त्रिभुजों को हमने समरूपता दिखाया। और जब समरूप हैं यानी कि कोई भी 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। और जब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो वही तो हम निकाले हैं ना। अब आगे हल करते हैं। 1 मिनट थोड़ी-सी पानी पी लें, प्यास आज बहुत काफ़ी लग रही है। तब तक आप नोट कर लेना चाहें तो नोट कर लें। अब देखिए यहाँ तक बात आपको समझ आई ना? ये था पहला त्रिभुज और ये है दूसरा त्रिभुज। सॉरी, ये पहला समीकरण और ये है दूसरा समीकरण। इन दोनों समीकरणों की सहायता से हम कुछ हल करने की कोशिश करते हैं। बात ध्यान से समझिएगा हमारी। यहाँ पर लिखा समीकरण 1 तथा समीकरण ज़्यादा ऊपर हो जा रहा है ना, दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इसको नीचे लिख देते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। अब दोनों समीकरणों में ध्यान से देखिए, दो समीकरणों के बाएं पक्ष बराबर हैं यानी कि दाहिना पक्ष भी बराबर होना चाहिए। किन्हीं भी दो समीकरणों के यदि बायां पक्ष बराबर होता है तो दाहिना पक्ष ऑटोमेटिक बराबर हो ही जाता है। तो कर दीजिए बराबर। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? ए एफ अपन क्यू एफ, ए एफ बटा में क्यू एफ, और ये बराबर किसके होगा? क्यू एफ बटा में ए डैश एफ के। यही होगा ना, क्यू एफ अपन ए डैश एफ के। आई बात समझ आई? यहाँ तक बात समझ आई। अब बात ध्यान से हमारे सुनिएगा, इसको थोड़ी और आगे हम कर देते हैं। एक लाइन तो ये क्या मिलेगा? ए एफ बटा में ये क्यू एफ है ना। देखिए ये है क्यू और ये है एफ, ये क्यू एफ है। अब हमारे ध्यान से देखिए यहाँ पर हम करना क्या चाहते हैं। जहाँ तक तो बात समझ आई कि नहीं समझ आई? यहाँ तक बात समझ आई ना? देखिए अब इसमें ना हम मान रखने जा रहे हैं। मान क्या रखने जा रहे हैं अब आपको हम बता देते हैं। इधर इधर देखिए, यहाँ से लेकर के, यहाँ से पी से लेकर के और ये तक, पी से लेकर के ए तक ये दर्पण हो गया, ये दर्पण हो गया। और यहाँ ए तक ये क्या है? पी से लेके ए तक क्या है? वस्तु की दूरी है। और वस्तु की दूरी को यू से प्रदर्शित करते हैं और ये है दर्पण के बाईं तरफ, तो इसको लिखेंगे माइनस में। आई बात समझ नहीं समझ आई? यहाँ तक बात समझ आएगी? यहाँ तक बात समझ आ गई? ये पी से लेकर के ए तक है वस्तु की दूरी, तो इसको लिखेंगे माइनस यू में। अब आगे देखिए, आगे देखिए, बात ध्यान से सुनिए। पी से लेकर के और ए डैश तक, पी से लेकर के ए डैश तक क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। पी से लेकर के और ए डैश तक ये है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब को दर्शाते हैं भी से, स्मॉल भी से। बात समझ आई? और ये भी है दर्पण के बाईं तरफ, तो इसको भी लेंगे माइनस में। यहाँ तक बात समझ आएगी? समझ आई? और पी से लेकर के एफ तक क्या है? फोकस दूरी। पी से लेकर के एफ तक है फोकस दूरी, इसको भी दर्शाएंगे स्मॉल एफ से। यहाँ तक बात समझेगी? समझ आई? अब हमारी बात ध्यान से सुनिएगा। है जो क्यू एफ है ना, इसको हम लिखने जा रहे हैं पी एफ। क्यू एफ को पी एफ क्यों लिखने जा रहे हैं? क्योंकि है क्यू जो है ना एकदम पास में है, इसके पी के एकदम पास में। ऐसा समझिए ना कि हमारा दर्पण जो है ना सीधे बहुत हल्का सा कर्व है। तो आप ना, आप यहाँ से ऐसे कोई रेखा खींच दें, ठीक। और इस पर ना ऐसे कोई भी रेखा खींचेंगे ना, ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, बात हमारे ध्यान से सुनिएगा। ऐसे सीधा हमारा दर्पण है और यहाँ से ऐसे कोई रेखा खींचेंगे ना तो बहुत ज़्यादा अंतर कुछ भी नहीं आएगा। लगभग लगभग दोनों समान ही होते हैं, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो हम है जो क्यू एफ है ना, इसको पी एफ कह सकते हैं, क्योंकि दोनों है पी और क्यू, सॉरी, पी और क्यू एक दूसरे के पास में है ना, बहुत पास में, एकदम पास में है। तो इसको हम क्यू एफ को पी एफ बदल दें। ध्यान से देखिए, तो हम इसको बदल दे रहे हैं ई एफ बटा में क्यू एफ को लिख देते हैं पी एफ। तो यहाँ भी पी एफ हो जाएगा, पी एफ बटा में ए डैश एफ। यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं समझ आई? यहाँ तक बात समझ आई? अब देखिए हम करते क्या हैं।
इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा कर दें तो ये मिलेगा ए एफ गुणे ए डैश, और एफ मिलेगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो पी एफ का होल स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं समझ आई? यहाँ तक बात समझ आई? अब देखिए बात ध्यान से हमारे सुनिएगा। भाई ए एफ का मान हमें याद करना है, ए से लेकर के एफ तक का मान हमें याद करना है, लेकिन बात हमें ध्यान से सुनिएगा। देखिए हमें ना ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी पता है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की भी दूरी पता है। जब ये वाली दूरी पता करना हो तो ये पूरे दूरिया में से हाई वाली दूरिया घटा देंगे तो हाई वाली दूरिया मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिल जाएगी ना। यानी कि पूरी दूरी में से यदि हम ये वाली दूरी को घटा दें तो ये वाली दूरी मिल जाएगी। तो हमें ए से लेकर के पी तक का मान पता है, और पी से लेकर के एफ तक का मान पता है, और एफ का मान पता करना तो पूरी दूरी में से हाई वाली दूरी घटा दें। बात समझ आई कि नहीं समझ आई? देखिए ध्यान से, हमें जो है ना ए से लेकर के पी तक का मान पता है, ए से लेकर के पी तक का मान पता है। यदि इसमें से हम घटा दें, पी से लेकर के एफ तक के मान को घटा दें, पी से लेकर के एफ तक के मान को घटा दें, तो हाई जो ए से लेकर के एफ तक का मान मिलेगा, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बात समझ आई समझ आई? आगे देखिए, ठीक ऐसे ही यदि हमें ए डैश एफ का मान पता करना है, ए डैश एफ का मान पता करना है, तो पी से लेकर के ए डैश का मान हमें पता है, और पी से लेकर एफ का मान पता है, तो ये पूरी दूरिया में से हाई वाली दूरी को घटा देंगे तो हाई वाली छोटी की दूरी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? मिल जाएगी ना, जाहिर सी बात है मिल जाएगी। तो देखिए हम कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं ए डैश पी माइनस पी एफ, यही होगा, और ये बराबर होगा पी एफ का होल स्क्वायर के बराबर होगा ना। अब देखिए एक एक करके गुणा करें, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? ए पी गुणे ए डैश पी मिलेगा, डैश थोड़ी छोटा बना देते हैं, यही होगा ना। इसका इसमें गुणा करेंगे, गुणा करने का मतलब क्या होता है कि इसको उठाएंगे, इस दोनों में गुणा करेंगे, फिर इसको उठाएंगे, फिर इन दोनों में गुणा करेंगे, यही ना होता है। यहाँ से क्या मिला? ए पी गुणे ए डैश पी, पी लिख ए पी लिखिए चाहे पी ए लिखिए, बात समझिए समझाइए। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को आप ए पी लिख सकते हैं या पी ए, कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बात समझ आई? अब देखिए इसका इसमें गुणा कर दिया, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस हो जाएगा, और ये मिला ए पी गुणे गुणे पी एफ, यही होगा ना। बात समझ समझ यहाँ तक बात समझ आ गई अच्छे से? आगे देखिए जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस पी एफ गुणे में ए डैश पी मिलेगा, ए डैश पी मिलेगा। यहाँ तक बात समझेगी नहीं समझेगी? अब आगे देखिए जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और पी एफ क्या हो जाएगा? पी एफ का होल स्क्वायर हो जाएगा, पी एफ का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर इधर हो जाएगा पी एफ का होल स्क्वायर। आई बात समझें? ध्यान से सुनिए हमारी बात। जब दो पद बराबर के दोनों साइड लिखे हो, चिन्ह भी बराबर हो ना, तो दोनों एक दूसरे कट जाते हैं, बात समझ आई? या फिर इसको उधर ले जाएगा, घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा। तो क्या मिला हमें? ध्यान से सुनिए हमें क्या मिला, अब हम मान रखने जा रहे हैं। ए पी का मान क्या है? पी ए चाहे ए पी का मान क्या है? माइनस यू है, इसका मान माइनस यू मिला। और ए डैश पी का मान क्या है? ए डैश पी का मान क्या है? माइनस भी है, ये माइनस भी मिला। ए पी यानी कि पी ए माइनस यू है, माइनस लिखेंगे, फिर माइनस यू लिखेंगे, गुणे पी एफ क्या है? माइनस एफ है ना, माइनस एफ मिला, माइनस में पी एफ क्या है? पी एफ माइनस एफ है, माइनस एफ है, गुणे ए डैश पी क्या है? ए डैश पी क्या है? माइनस भी है, आगे पीछे हो सकता है, माइनस भी बराबर जीरो के होगा या नहीं होगा? यहाँ तक बात समझ आई? अब देखिए इन दोनों का गुणा करें तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? यू एफ हो जाएगा ना। आई बात समझे? अब देखिए ध्यान से, इस माइनस का इस माइनस में गुणा करें तो प्लस हो जाएगा, फिर इस माइनस के साथ गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये मिलेगा यू और एफ, यू और एफ। आई बात समझे? यहाँ देखिए इस माइनस का इस माइनस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस, और फिर इस माइनस के साथ गुणा कर देंगे तो हो जाएगा माइनस, ये मिला माइनस भी और एफ। आई बात समझे? और ये बराबर जीरो, ये जो दोनों माइनस है ना उसको उस साइड करेंगे तो क्या मिलेगा? मिलेगा यू एफ बराबर, यहाँ से मिला यू, सॉरी ये यू भी है ना, यू का भी में गुणा किए तो यहाँ पर यू भी मिला ना, ये होगा यू भी बराबर, इसको उधर करेंगे तो ये मिला यू एफ, अब प्लस में भी एफ, यही मिला ना। बात समझेगी समझ आई? और यही है दर्पण का सूत्र। बात समझेगी समझ आई? ये जो ज्ञात किया है ना, यही है दर्पण का सूत्र। लेकिन आपको लगता है कि हम तो पढ़े हैं 1/f बराबर 1/v माइन प्लस 1/u, ऐसा पढ़ के आए हैं।
तो ये जो दर्पण का सूत्र है ना, असली दर्पण का सूत्र यही है। आप जो पढ़ते हैं आप ना, वो ना मॉडिफ़ाई रूप है। मॉडिफ़ाई रूप कहने का मतलब ये है ना कि उसका थोड़ी पेंट पुट्टी मेकअप कर दिया गया है। तो इसका भी हम पेंट पुट्टी मेकअप कर दें तो क्या हो जाएगा? इसका भी मान क्या मिलेगा? इसको हल करें तो इसका मान क्या मिलेगा? ध्यान से देखिए क्या मिलेगा। अब हम ऐसा करते हैं ना कि यू भी एफ दोनों, यू भी एफ से दोनों पक्ष में भाग कर देते हैं। तो यू भी और एफ से दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग कर देते हैं तो क्या मिलेगा? दोनों पक्षों में भाग देने पर भाग दे देंगे तो क्या मिलेगा? ध्यान से बात हमारी देखिए। यहाँ से क्या मिला? यू भी अपान में यू भी एफ बराबर, यहाँ से मिला यू एफ अपान यू भी एफ और प्लस में भी एफ अपान यू भी एफ, यही होगा ना। देखिए यू एफ से यू भी कट गया, एफ बच गया। यू से यू कटा, एफ से एफ कटा, यहाँ भी से भी कटा और एफ से एफ कटा। तो यहाँ पर क्या बचा? 1/एफ बराबर, यहाँ पर मिला 1/भी प्लस यहाँ से मिला 1/यू। आई बात समझे कि नहीं समझ आई? और यही है हमारा दर्पण सूत्र, हैश प्रूफ। प्रूफ हो गया ना? आज बात समझे कि नहीं समझे? और यही तो हमें सिद्ध करना था ना, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये था दर्पण का सूत्र। यहाँ तक बात अच्छे से क्लियर हुई या नहीं क्लियर हुई? ये पूरा स्पष्ट रूप से समझ में आया? यदि नहीं समझ आया तो वीडियो को एक बार पुनः देखिए। बात समझे कि समझे? एक बार पुनः फिर से देखेंगे तो पूरी डिटेल में मैं समझाया हूँ, और इतना डिटेल में शायद ही कोई आपको यूट्यूब पर पढ़ाया होगा। बात समझ आई? और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो नीचे कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को दूसरे लोगों के पास शेयर करिए, क्योंकि ये जो आपका चैनल है ना, ये बहुत ही छोटा चैनल है, तो इससे थोड़ी सपोर्ट की जा सकता है। आप थोड़ी सपोर्ट बनाइए तो ये चैनल ग्रो कर पाएगा ना। आ रही बात समझे? ऐसे ही मज़ेदार तरीके से पढ़ाई करने के लिए आप जुड़े रहें। अब इसके आगे आप क्या पढ़ना चाहते हैं, नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ये चैप्टर खत्म हो गया है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।